अब उसमें हम सभी को पोषण स्तर पढ़ना है। तो पोषण स्तर क्या होता है कि जैसे हम सभी पढ़े थे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। तो उसमें पोषण स्तर कैसे काम करता है, आहार श्रृंखला क्या होती है, पोषी स्तर क्या होता है, इनको जानना होगा। तो जो आहार श्रृंखला होती है तो एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, फिर उसको भी कोई जीव खाता है, तो वो आहार श्रृंखला एक चलती रहती है, ठीक है। तो पहला हेडिंग हम सभी डालेंगे आहार श्रृंखला में पोषण स्तर। आहार श्रृंखला में पोषण स्तर, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग होगी श्रृंखला, ऐसे लिखिएगा, श्रृंखला में पोषण स्तर, ठीक। अब इसमें आहार श्रृंखला में पोषण स्तर क्या होता है, तो इसमें भी पोषण स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर 4 स्तर 5 ऐसे कई सारे स्तर होते हैं, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी आहार श्रृंखला क्या होती है, लिख लीजिए आहार श्रृंखला, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें लिखना होगा आहार श्रृंखला, इसमें लिखिएगा आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से, आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से, आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से, आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। अब एक वर्ग का जीव दूसरे वर्ग का जीव का क्या तात्पर्य है, आप वही जब जो छोटे जीव होंगे उनको बड़ा जीव खाएगा और उसको उससे बड़ा जीव खाएगा, तो ये जो वर्ग है छोटे जीव उससे बड़ा जीव और उससे बड़ा जीव, तो ये एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आहार तथा ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है, इसी को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला, ठीक है। अब लिख लीजिएगा पोषण स्तर, हेडिंग डाल लीजिएगा पोषण स्तर, पोषण स्तर ऑब्लिक पोषी स्तर, ऑब्लिक पोषण स्तर, पोषण स्तर, इसी को पोषी स्तर भी कहते हैं, पोषी स्तर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं या कई पोषण स्तर होते हैं, आहार श्रृंखला में कई पोषण स्तर होते हैं, कई पोषण स्तर होते हैं। अब ये पोषण स्तर का मतलब यही है कि एक जीव दूसरे जीव को पोषण प्रदान करेगा और जब वो जीव उस जीव को खाएगा तो उसे पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है। अभी आपको मिलेगा कि कितने स्तर हैं और कौन कौन से स्तर को क्या कहा जाता है, पोषण 1 को कौन सा नाम दिया गया है, पोषण 2 को कौन सा नाम दिया गया है, तो इसको लिखिएगा कई पोषण स्तर होते हैं तथा प्रत्येक स्तर पर भोजन, तथा प्रत्येक स्तर पर भोजन, प्रत्येक स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है, का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। इन्हीं स्तरों को पोषण स्तर या पोषी स्तर कहते हैं, इन्हीं स्तरों को पोषण स्तर या पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। हो गया ना कंफर्म। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो पोषण स्तर है और जो ऊर्जा तथा भोजन या आहार दोनों का स्थानांतरण होता है वो आहार श्रृंखला हो गई, ठीक है। ऊर्जा यहाँ पे मुख्य है और पोषण स्तर में सिर्फ भोजन की बात होगी, ठीक ना। अब देखिएगा, आप देख सकते हैं नीचे से पॉइंट करके, इस प्रकार उन स्तरों या बिंदुओं को
ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। आहार या ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है जिससे आहार श्रृंखला में पोषण प्राप्त होता रहता है। जिससे आहार श्रृंखला में पोषण प्राप्त होता रहता है। अब आपने देखा जैसे हरे पौधे होंगे, हरे पौधे को कौन खाएगा? अच्छा, हरा पौधा क्या करेगा? हरा पौधा ऊर्जा का उत्पादन करेगा, और हरा पौधा ऊर्जा का उत्पादन करेगा तो उसको स्थानांतरित करेगा। किसमें स्थानांतरित करेगा? कैटल मतलब चरने वाले जीव जंतु। तो चरने वाले जीव जंतु में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और उससे शाकाहारी ये है, इससे और आगे जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो किसमें होगा? मांसाहारी होगा। तो मांसाहारी क्या करेंगे? उत्पादित ऊर्जा को गमन कर लेंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो यही है जो है। आपने देखा यहाँ पे अगर पौधा है तो पौधा क्या करेगा? पौधा ऊर्जा का उत्पादन करेगा, और जब ऊर्जा का उत्पादन करेगा तो चरने वाले जीव जो होंगे वो उसको प्राप्त करेंगे, और चरने वाले जीव जब प्राप्त करेंगे तो इसके बाद मांसाहारी प्राप्त करेंगे, इसको शाकाहारी भी कह सकते हैं, और फिर अंततः क्या हो जाएगी? ऊर्जा स्थानांतरित होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे अगर जो 10% का नियम था, यदि आप यहाँ पर देखें कोई भी जीव या पौधा 1000 अगर ऊर्जा 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा कर रहा है, तो जब ऊपर ऊर्जा पहुँचेगी तो 100 पहुँचेगी, फिर ऊपर ऊर्जा पहुँचेगी तो 10 पहुँचेगी, और अंततः ऊर्जा 1 पहुँचेगी। क्या मतलब हुआ? वही जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तो यही जो पौधे होंगे वे 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पादित करेंगे। लेकिन अब 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा जब कोई जीव खाएगा उस घास को तो पूरा तो लेगा नहीं, 10% यानी 100% हो पाएगा। 100 1000 में 10 तो 100, इसके बाद उसका 10 फिर 1, अंततः ऊर्जा फिर क्या हो जाएगी? प्रकृति में फिर वापस मिल जाएगी, और प्रकृति में फिर वापस मिल जाएगी तो फिर अपघटक उसको जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे उसको वायुमंडल में मिला देंगे, और जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उसको ह्यूमस में मिला करके फिर से नए पौधे का जन्म हो जाएगा। हाँ, लिंडमैन ने दिया है 10% ऊर्जा का नियम। ठीक है, 10% ऊर्जा का नियम आप भी लिख सकते हैं, लिंडमैन ने दिया है, लिंडमैन ने दिया है। ठीक है, ये हुआ ना कंफर्म। अब लिख लीजिएगा, आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। लिंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था, ये हो गया ना। अब पॉइंट लिख लीजिए, आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। 4 पोषण स्तर होते हैं, तो 4 पोषण स्तर क्या हो जाएंगे? पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। अब इसमें कौन कौन सा होगा उसको डिफाइन करना होगा। तो 1 2 3 4 कर लीजिए। पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, 3, 4। आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं, 1 2 3 4। 1 में लिखना होगा यह आधार स्तर स्वपोषित, यह आधार स्तर स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक का स्तर है। यह आधार स्तर स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक का स्तर है, उत्पादक का स्तर है। दूसरा लिख लीजिएगा पोषण स्तर 2, फिर लिखिए जिसका निर्माण हरे पौधे से होता है। इसमें भी जिसका निर्माण हरे पौधे से होता है, और आप जान भी रहे हैं कि हरा पौधा उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्पादन करेगा। पोषण स्तर 2 में लिखिएगा, इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं।
पेड़ पौधे या घास ऐसे भी मतलब पौधों को इसमें रखा जाता है। इसमें समुद्र में प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, समुद्री पौधे। तो ये वैसे तो पोषण स्तर में ही आएंगे, पोषण स्तर 1 में ही, मतलब कि आप कह सकते हैं पेड़ पौधा तो वही प्रजाति है पेड़ पौधा ही। लेकिन अब जैसे अलग इसको एकदम विशेष देखा जाए तो छोटे पेड़ पौधे या घास जिसको कोई भी मवेशी या गाय भैंस बकरी ऐसे खाते हैं उसमें ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कि पक्षी पौधे का वैसे जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, आप बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिएगा, पोषण स्तर 2 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, पोषण स्तर 1 को खाकर जिंदा रहते हैं। पोषण स्तर 1 में पौधे हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों को खाएंगे, और जो पोषण स्तर 3 में रहेंगे वो क्या होंगे, वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं पोषण स्तर 3 में। समझ में आ रहा है ना? जो पोषण 1 में वो पेड़ पौधे, पोषण 2 में उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, पोषण 3 में मांसाहारी, और पोषण 4 में उच्च मांसाहारी। ठीक है, जिनकी संख्या बहुत कम होगी। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि जो छोटे जो नीचे के रहेंगे वे ज़्यादा, उसके बाद और कम और कम और कम, यही पिरामिड कहलाता है। और इसमें भी आता है उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड। तो आप भी ऐसे इसको मन हो तो ऐसे बना भी सकते हैं, बुक्स वगैरह में मिलता है। ये देखिए पोषण स्तर 1 2 3 4। तो ये आपका उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता पोषण स्तर 2 में, पोषण स्तर 3 में द्वितीय उपभोक्ता। तो पोषण स्तर 3 हेडिंग डालिए, इसमें लिख सकते हैं आप। इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो अपना आहार लेने के लिए पोषण 2 पर निर्भर रहते हैं। वही तो हुआ, पोषण 2 पर निर्भर रहेंगे। हाँ, तो ये क्या हुआ, द्वितीय उपभोक्ता हो गए। देखिएगा, प्राथमिक पर निर्भर रहे तो द्वितीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर आप चाहें तो इसमें आप जैसे टिड्डा खाएगा तो टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा, यही है। ठीक है, पोषण 2 में आप लिख सकते हैं जैसे चरवाहे तो हाथी है, गाय है, बकरी है, भैंस है, पोषण 2 में। पोषण 3 में आप देखिएगा, इसमें पोषण 3 के कई स्तर हैं। तो पोषण 3 में लिख सकते हैं आप, हो गया ना कि पोषण सेकंड को खाएंगे, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे, पोषण 3 वाले पोषण सेकंड को खाएंगे। चाहे प्राथमिक उपभोक्ता को खाएं कहिए, चाहे पोषण सेकंड को खाएं कहिए। हो रहा है ना कंफर्म? पोषण 3 वाले, पोषण 3 को 3 भागों में बांटा गया। लिख लीजिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं? स्थलीय मांसभक्षी, स्थलीय मांसभक्षी, स्थलीय मांसभक्षी। दूसरा है मृदा मांसभक्षी, मृदा मांसभक्षी, मृदा मांसभक्षी। और तीसरा है जलीय मांसभक्षी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिएगा, इसमें भी हम लिखवा दे रहे हैं कौन कौन से जीव आएंगे। अब इसमें वही पारिस्थितिकी तंत्र बना, स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र, वन का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से जीव आएंगे, तो स्थल की बात होगी कि स्थल पे कौन कौन सा चरण चलेगा। वन की बात करें तो वन में रहने वाले जीवों का अपना एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब उनका एक लेवल होता है, पोषण 1 पोषण 3। और जो समुद्र हुआ तो समुद्री पेड़ पौधे, उनको कुछ ऐसे जीव जंतु उनको खा के जिंदा रहेंगे, फिर समुद्री जीव जंतु उनको खाएंगे, और बड़े घड़ियाल, बड़ी मछलियाँ, तो समुद्री जो और छोटी मछलियाँ या मध्यम आकार की मछलियाँ होंगी, तो जैसे शार्क, व्हेल, उन्हें खा करके जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो इसमें फसल पर जो डिपेंडेंस वाला चलता है, वही चीज है, वो स्थलीय होगा। और जो वन में चलता है, जैसे हाँ, जो जानवर या वन कहे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, विश्वदीय वन, तो वन में जो चलेगा पारिस्थितिकी तंत्र, सब में उत्पादक नहीं, तीनों में चलेंगे। समुद्र में भी, जब समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी मिलेगा, वन में भी मिलेगा और स्थल पे भी मिलेगा। ठीक है, सभी है, समुद्र में भी, समुद्र का भी विचरण हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक सबसे बड़ा कहा जाए तो सबसे बड़ा समुद्र का पायतंत्र माना जाता है। मान लीजिए मैम, यहाँ पे जो होता है हमारा घास या हरे पेड़ पौधे हैं, तो क्या समुद्र में भी ऐसे समुद्र में भी समुद्री पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो समुद्र के स्थल पे रहते हैं, जो प्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, काई होते हैं, कुछ जो पौधे में मिल जाते हैं, शैवाल होते हैं, तो उनको खा करके कुछ जीव जिंदा रहते हैं। और सबसे बड़ा माना जाए तो समुद्र का
ज़्यादा भूभाग आप है। देखिए जल भूभाग जल जल 71% जल है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और जो हाँ ज़्यादा क्षेत्र कवर करने की वजह से महासागर ज़्यादा क्षेत्र कवर करता और है। अस्थायी भी है ना। हाँ, और अस्थायी भी है, क्योंकि जल का जमाव है उससे, है ना, तो रुका हुआ पानी आप कोई इधर उधर थोड़ी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। चलिएगा, तो इसमें स्थलीय मांसभक्षी में लिख सकते हैं शेर हुआ, बाघ हुआ। स्थलीय मांसभक्षी में, स्थलीय मांसभक्षी में लिखिए शेर, बाघ, चीता, छिपकली, मकड़ी, भालू, बाज आदि। मकड़ी, भालू, बाज आदि। अब देखिए स्थल पर जो है इसमें देखिए स्थल के हिपारी तंत्र की बात हुई ना, स्थल हिपारी तंत्र में इसमें देखिए छिपकली भी आई, बाज भी आया, ठीक ना। और आपने शेर, बाघ, चीता भी देखा, क्योंकि इनको भी देखिए अगर देखा जाए तो अभ्यारण्य वगैरह के लिए बनाए गए हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के। अब देखिए दूसरा लिख सकते हैं मृदा मांसभक्षी में बैक्टीरिया। मृदा मांसभक्षी में, मृदा मीन्स मिट्टी होता है, इसमें बैक्टीरिया है, जिसको अपघटक भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि बैक्टीरिया जीवित और देखे भी जा सकते हैं, इस वजह से यहाँ मृदा मांसभक्षी। इनको अपघटक कहा तो जाएगा, लेकिन कब, जब ये मृत जीवों को समाप्त करेंगे। लेकिन बैक्टीरिया जरूरी नहीं है कि मृत जीवों को ही समाप्त करें, मिट्टी में भी पोषक प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। केंचुआ इसमें जा सकता है। केंचुआ आप कह सकते हैं रेखने वाले जीव में, स्थल में ही केंचुआ भी आएगा, ठीक है। हाँ, मृदा मांसभक्षी में केंचुआ आएगा। या एक टिस्सू नाम का एक छोटा जीव होता है, तिल्ली जीव होता है, तो तिल्ली, टिस्सू, ये केंचुआ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसे मृदा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो तिल्ली लिख सकते हैं, केंचुआ लिख सकते हैं, छोटे जीव का नाम है। इसके बाद है जलीय मांसभक्षी में घड़ियाल और मेढक लिख लीजिए। जलीय मांसभक्षी में घड़ियाल और मेढक। मछलियाँ भी बड़ी हैं। हाँ, और शार्क हो गई, व्हेल हो गई। जलीय मांसभक्षी में सबसे उच्च मांसाहारी में आएंगे शार्क, व्हेल, ठीक है। कंफर्म हो रहा है ना, कोई यहाँ तक डाउट? चलिएगा, अब देखिएगा पोषण स्तर 4 में लिख डालेंगे। पोषण स्तर 4, पोषण स्तर 4 में लिख सकते हैं आप। इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं, इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो निचले तीनों पोषण स्तर से, जो निचले तीनों पोषण स्तर से, निचले तीनों पोषण स्तर से प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य इस पोषण स्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। मनुष्य इस पोषण स्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। क्यों है? क्योंकि ये सर्वाहारी है, ठीक है। सर्वाहारी होने की वजह से सबसे अंतिम में आएगा, ठीक है। मनुष्य इस पोषण स्तर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। यही यहाँ पर देखिए आप, पोषण स्तर 2 में कौन आया? प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादन को खाएंगे। पोषण स्तर 3 की बात करेंगे तो ये किसको खाएंगे? ये द्वितीय उपभोक्ता होंगे। तो द्वितीय उपभोक्ता में क्या होंगे? मांसाहारी के, जो किसको खा रहे हैं? घास खाने वाले जीव, ठीक। इसके बाद पोषण स्तर 4 में क्या आया? उच्च मांसाहारी आया या सर्वाहारी आए, या जो सबसे अंतिम का है, जिसको तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो चाहे जिस प्रकार से कहा जाए, बात यही कही जा रही है कि जैसे ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। और अब देखिए इस द्वितीय जो पोषण स्तर है, तो तृतीय पोषण स्तर, यानी कि तृतीय, इसका तृतीय पोषण स्तर में 3 चरण हुए। कौन सा? मांसाहारी हुए, स्थलीय, इसके बाद जलीय और तृतीय। हाँ, मनुष्य तृतीय उपभोक्ता में आएगा और पोषण स्तर 4 में आएगा। सभी स्तर के देखिए यहाँ पर देखिए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हुए और ये द्वितीय उपभोक्ता हुए, ये तृतीय उपभोक्ता हुए। लेकिन जब पोषण स्तर की बात की तो पोषण स्तर 4 में पहुंच गया। उपभोक्ता की बात करें तो ये उत्पादक से लेकर के और द्वितीय उपभोक्ता जो है यहाँ तक के सभी को खा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। मनुष्य के तृतीय जैसे यहाँ घास को बकरी खाती, तो बकरी को मनुष्य खाता, तो तीसरे वाले में ही मनुष्य भी जा सकता है।
उच्च वाले हैं। मनुष्य सर्वाहारी है, ठीक। मनुष्य तो सबको खा सकता है, खाएगा ना उसको खाएगा। द्वितीय में रखिए जैसे। नहीं नहीं, वो उच्च मांसाहारी में आएगा। सर्वाहारी उच्च मांसाहारी वो उसी में आएगा। सब इसका मतलब उच्च मांसाहारी सर्वाहारी है उसको। हाँ, नहीं नहीं, मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है जो मनुष्य में आया उच्च मांसाहारी। मनुष्य सबसे उच्च पे है। क्यों वो सबसे उच्च पे? क्योंकि ये तो सबको खा सकता है ना, तो अपवाद खाएगा ना। तो अपवाद सो नहीं, तो अपवाद के तौर पे तो हो सकता है ना। नहीं नहीं, जैसे जैसे आपने मनुष्य को तीसरे में रखा, जो तीसरे भोक्ता में आपने रखा, तो तीसरे भोक्ता उच्च मांसाहारी होते हैं। आपको दो प्रकार से बताया गया। एक बताया गया है तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद उच्च मांसाहारी बताए गए हैं। और दूसरा बताया गया है ना, कल आपकी क्लास में बताया गया था कि तृतीय उपभोक्ता के बाद उच्च मांसाहारी आए। तो अब पोषण स्तर की बात कर रहे हैं, तो पोषण स्तर में मनुष्य चौथे पोषण स्तर में आता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी। इस बात को समझिए, मनुष्य भले शिकार करके नहीं खाता है, तो पहले तो खाता था ना, समझ रहे हैं ना। और शिकार मनुष्य करता भी है, आप इसको भी समझ सकते हैं। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब लिख सकते हैं अपघटनकर्ता। ये पोषण स्तर ही चल रहा है, अपघटनकर्ता। अब अपघटनकर्ता भी तो सबको खा के पोषण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अपघटनकर्ता। उनको शिकार के लिए तो अपघटन कर रहे हैं ना, तो बड़ा है। पोषण स्तर में जैसे पोषण स्तर 4 हुए, लेकिन आहार श्रृंखला तो चल रही है नहीं। और हम सभी आहार अपघटनकर्ता में जो बैक्टीरिया है, कवक है, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, ये सब तो अपना पोषण करते हैं। पोषण करते हैं। तो आपने मेन हेडिंग पढ़ी है आहार श्रृंखला में पोषण स्तर, तो आहार श्रृंखला में तो अपघटनकर्ता भी आया ना, तो लिखिएगा अपघटनकर्ता में। चलिएगा, लिख सकते हैं ये वे जीवीय घटक होते हैं, ये वे जीवीय घटक होते हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं, जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं, उनके शरीर का अपघटन करते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, और पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। अपघटनकर्ता कहलाते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं, ठीक है। याद तक वाला कंफर्म। अब चलिए हेडिंग डालिए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को समझेंगे एक बार। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? एक दिशीय होती है, चलता रहता है। लेकिन जो खाद्य जाल होता है, खाद्य जाल एक दिशीय होते हुए भी कई परिपथ से गुजरता है। कैसे? एक जीव को बहुत सारे जीव खाएंगे तो ये खाद्य जाल है। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला होती है वो उपभोक्ता, उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता का एक चरण चलता है, और ये चरण सीधा चलता है, ये श्रृंखला है। लेकिन एक जीव को कई सारे जीव खाएं और उससे ऊर्जा प्राप्त करें, ये खाद्य जाल होता है। मतलब सारे जीव एक दूसरे से रिलेट करके एक दूसरे को खा सकते हैं, एक निश्चित क्रम नहीं चलता है। दिशीय तो चलेगा, लेकिन कोई भी जीव किसी भी जीव को, अपने से छोटे जीव को मार के खा सकता है। स्थलीय जीव जलीय जीव को, जलीय जीव स्थलीय जीव को, ठीक है। इसमें ऐसा निश्चित नहीं है कि सांप को मेढक ही खाएगा खाद्य जाल में, लेकिन खाद्य श्रृंखला में निश्चित है कि सांप को मेढक खाएगा। सांप चूहा भी खा सकता है, चिड़िया भी खा सकता है, मेढक भी खा सकता है, तो ये खाद्य जाल हो गया। लेकिन खाद्य श्रृंखला में क्या होगा? आप एक चलाएंगे वही श्रृंखला कि आप जो ऊर्जा का स्थानांतरण और एक निश्चित एक दिशीय हो, तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला हो गई ना। अब लिखिए तो खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? अच्छा, ये हेडिंग है, हेडिंग है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। हाँ, हेडिंग है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। लिख सकते हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला
वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य पदार्थ के रूप में खाद्य से संबंधित रहते हैं और इनसे होकर ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। प्राथमिक उत्पादक ब्रैकेट में हरे पौधे, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता अब अपघटनकर्ता कौन होंगे? ब्रैकेट में कवक एवं जीवाणु, मतलब आप सूक्ष्म जीव भी समझ सकते हैं। आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं? क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर आगे यही सब एक दिशीय होता है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब लिख लीजिएगा, एक हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, एक तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला। इसको देखिएगा, एक तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब देखिए इसको दो प्रकार से समझा गया है। इस तरह से बना लीजिए, लिख लीजिए उत्पादक, इसके बाद ऐसे करके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ऐसे बना लीजिए आप। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे लिखिए, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उसके नीचे क्या लिखना है? समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? उत्पादक, इसको अटैच करके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसमें देखिएगा लास्ट में वही उच्च मांसाहारी, अंत में आ जाएंगे जो बताया गया था। अब इसमें नंबर 1 डालिए, तालाब की बात हो रही है तो इसमें नंबर 1। अब देखिए नंबर 1 में क्या, तालाब में क्या मिलेगा? शैवाल, सबसे छोटा। शैवाल क्या है? शैवाल एक पौधा है। ठीक है, उत्पादक। ठीक, तो सबसे पहले शैवाल। अब शैवाल को कौन खाएगा? जलीय पिस्सू। ये आता भी है परीक्षा में, देखिएगा शैवाल को। अब ये चाहे आप ऐसे लिखिए, इस तरह से शैवाल लिखिए, शैवाल को जलीय पिस्सू खाए, ऐसे लिखिए, और चाहे आप इस तरह से लिखिए, बोथ आर सेम। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अगर हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो ऐसे लिखिए, आगे बढ़ रहा है। वर्टिकल लिखेंगे तो इस तरह से लिखिए। तो शैवाल को तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में कौन खाएगा? जलीय पिस्सू। अब जलीय पिस्सू को कौन खाएगा? छोटी मछली। ठीक, इसके बाद छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को कौन खाएगा? बगुला खा सकता है, कॉमा कर दीजिएगा, बगुला खा सकता है, बत्तख खा सकता है, सारस खा सकता है। बगुला खा सकता है और सारस खा सकता है। ठीक, यहाँ देखिएगा, आपने देखा शैवाल। ठीक, शैवाल को किसने खाया? जलीय पिस्सू। ठीक, ये एक जीव बना, इसको खाई छोटी मछली, छोटी मछली को खाई बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खाया बगुला, सारस और
पौधों को भी खाएगा। आ रहा समझ में ना। नंबर 2 में लिखिए। नंबर 2 में है हरे पौधे। ये देखिए ये चला नंबर 1 तालाब का चला जो शैवाल से स्टार्ट हुआ। अब कुछ जो हरे पौधे समुद्र में होते हैं, तालाब में होते हैं, उसको देखिएगा। तो अब नंबर 2 में हरे पौधे, इसके बाद कीड़े मकोड़े देखिएगा। हरे पौधे इनको किसने खाया? कीड़े मकोड़े। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे मेढक, सीप और बगुला सारस। यानी कि यहाँ पे मेढक को किसने खाया? सीप ने खाया। सीप को किसने खाया? बगुला या सारस ने खाया। यहाँ पे बतख आ सकता है, बगुला सारस या बतख। तो यहाँ पे आप देखिएगा सीप नहीं खाया कि सांप ने खाया। ठीक है, देखिएगा। अब यहाँ पे शैवाल से स्टार्टिंग हुई। शैवाल को जलीय पिस्सू खाया, छोटी मछली, बड़ी मछली और उच्च मांसाहारी। यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर हरे पौधों को किसने खाया? कीड़े मकोड़े खाए। कीड़े मकोड़ों को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बगुला सारस बतख खाया। कन्फर्म हो रहा है ना। यही अगर स्थल की बात करते आप, तो जब स्थल की आप बात करते, स्थल में भी तो ये चलता। अब यहाँ पर जो बगुला सारस सांप है ये पानी में रहता है, बगुला सारस बतख। लेकिन यहाँ बाज की बात हो जाती, चील की बात हो जाती। सर्प को ये भी खाते हैं। हुआ ना कन्फर्म। तो तालाब में 2 प्रकार का है, पहला शैवाल वाला है और दूसरा मतलब जिसको एकदम ऐसे पौधे नहीं माना जाता कि आप उसको देख करके पौधे का नाम दे। साइंटिफिकली ये पौधा है। यहाँ हरे पौधे को छोटे कीड़े मकोड़े और ये चलते और सब पानी में रहने वाले। कन्फर्म हो रहा है यहाँ तक। अब लिख लीजिएगा घास स्थल पर, अगला पॉइंट है या हेडिंग समझ लीजिए। घास स्थल पर पारिस्थितिकी तंत्र में, खाद्य श्रृंखला में, घास स्थल पर पारिस्थितिकी तंत्र में, खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम, खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम, जीवधारियों का क्रम। इसमें क्या होगा? घास को कीड़े मकोड़े खाएंगे, तो घास बनाइए, कीड़े मकोड़े बनाइए, चिड़िया बनाइए, बाज पक्षी बनाइए, गिद्ध बनाइए। देखिएगा आपने क्या बनाया? घास बनाया, कीड़े मकोड़े बनाए, चिड़िया बनाए। ठीक है, घास, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बाज पक्षी, बाज चिड़िया को दूसरे के पक्षी खा गए और इन सभी को किसने खाया? गिद्ध। गिद्ध क्या हो गया? उच्च मांसाहारी। ये मरे हुए पशुओं को भी खाएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा घास बनाए, घास स्थल की बात हुई तो घास को किसने खाया? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों को चिड़िया खाए, चिड़िया को बाज या अन्य पक्षी खाए जो छोटी चिड़ियों को खाते हैं। उसके बाद सबको गिद्ध खाएगा। तो अब देखिए उत्पादन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी। सब मिलाकर के वहीं तक हुआ हो रहा है ना कन्फर्म। यहाँ भी उच्च मांसाहारी पर जाकर के बात कुछ जा रही है और गिद्ध भी सर्वाहारी है। ठीक है, ये मनुष्यों को भी खाता है, मरे हुए जीव जंतुओं को भी खाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गिद्ध आ जाएगा। ठीक है, तो ये कन्फर्म होना यहाँ तक। अब लिखिएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र में, वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम। वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम। स्थल का घास का कंफर्म हो गया ना, या तालाब का घास का कंफर्म हो गया। अब वन का क्या होगा? वन में भी यही होगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी। लेकिन कौन कौन से होंगे? तो इसमें देखिएगा 3 है। नंबर 1 में लिखिएगा, नंबर 1 में शाकीय पौधे। शाकीय पौधे मतलब ऐसे पौधे जो शाक सब्जी वाले पौधे हो, मतलब छोटे पौधे। शाकीय पौधे जो शाक प्रवृत्ति के पौधे हो, इनको खाएगी गिलहरी। लिखिएगा डैश करके, गिलहरी कॉमा चूहा। अब गिलहरी चूहे को कौन खा सकता है? बिल्ली खा सकती है। ठीक है, चूंकि
श्रृंखला चल रही है ना, यहाँ जाल नहीं चल रहा है, तो श्रृंखला में सीधा जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा शाकीय पौधे, चूहे गिलहरी, इनको खाएगी बिल्ली, बिल्ली को खाएगा जंगली कुत्ता, बिल्ली को डैश करके जंगली कुत्ता। ये पहला हो गया। पहला हो गया कौन सा? वन का। दूसरा लिखिएगा झाड़ियाँ, झाड़ियाँ, झाड़ियों को खाएगा खरगोश, झाड़ियाँ डैश खरगोश। इसके बाद लिखेंगे भेड़िया कौमा लकड़बग्गा, यानी खरगोश को भेड़िया लकड़बग्गा खा सकता है। और इनको खाएगा शेर या चीता, शेर कौमा चीता। बिल्ली को मतलब घरेलू कुत्ता नहीं खा सकता है क्या? जंगली कुत्ता ही खाता है? नहीं नहीं, मार तो देते हैं, आप देखिए नॉर्मली अटैक कर देते हैं बिल्ली कुत्ते को। कुत्ता है, बिल्ली आती है, कुत्ता उसको कुछ करता नहीं है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं, फैमिलियर हो गया, उसको आदत नहीं है, उसका पेट भरा होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा आप देखिए बिल्ली आती है या कुत्ता आता है तो घर के खरगोश को, तोता को मार गिराता है, खा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती हो गई है तो नहीं छुएगा, ऐसा कहीं वो संतुष्ट मिजाज का आपका कुत्ता होगा। ठीक है, देखिएगा ये हो गया ना दूसरा वाला। अगर शाक की बात हो तो उसका क्रम चला कि शाक को कौन खाएगा? चूहे गिलहरी, उसको खाएगी बिल्ली, बिल्ली को खाएगा जंगली कुत्ता। दूसरा क्रम चला झाड़ी का, तो झाड़ियों को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा भेड़िया लकड़बग्गा, उसको खाएगा शेर या चीता। और इसमें तीसरा लिखिएगा, तीसरे में है वृक्ष, यानी बड़े बड़े वृक्ष का क्या है, क्योंकि ये वन चल रहा है तो वृक्ष को खाएगा बंदर या लंगूर, यानी कि वृक्ष पर बंदर या लंगूर की निर्भरता है। पत्तियां भी खाएगा, फल भी खाएगा, और इनको खाएगा तेंदुआ। अब ऐसे अब आप सोच रहे हो तेंदुआ को, क्योंकि तेंदुआ ज्यादातर पेड़ पर ही रहता है। आप देखते होंगे कि पेड़ पर ये चढ़ करके अपना निवास स्थान बना के, है ना, और पेड़ पे चढ़ करके ये तेंदुआ आप जानते हैं कि चीता, तेंदुआ ये अलग अलग प्रजाति के होते हैं, शेर, चीता, तेंदुआ, टाइगर, ठीक है, अलग अलग होते हैं। ये भी बंदर की तरह चढ़ जाता है। हाँ, तेंदुआ पेड़ पर चढ़ जाता है, ठीक है, तेंदुआ पेड़ पर चढ़ जाता है। और सभी मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है कि तेंदुआ पेड़ पर चढ़ करके वहाँ से बंदरों को, वहाँ से लंगूरों को, वहाँ से जो भी पेड़ के जीव होते हैं उनको खाता है। हाँ, क्योंकि यही एक ऐसा जीव है जो पेड़ पे चढ़ने का आदी है। ओके, हुआ ना कन्फर्म यहाँ तक? तो ये क्या चला, जैसे छोटे साइलेंट छोटे पौधों का चला, फिर झाड़ियों का चला, फिर वृक्ष का चला, और ये वन का पारिस्थितिकी तंत्र है। ऐसा समझ में ना? चलिएगा। हाँ, अब तेंदुआ को कौन खाएगा? तेंदुआ को आप समझिए कि दिखा सकता है मरा हुआ, ठीक है, या कह सकते हैं आपस में लड़ाई हुई तो मर गए, लेकिन या मनुष्य उसको मार दिया, लेकिन टारगेट देता है ऐसा नहीं कि शेर तेंदुआ को मार देगा। शेर चीता उसको मार के नहीं खाएगा, क्यों? क्योंकि उसको छोटे जीव को शिकार करके उसको पोषण मिल जाएगा। लड़ाई हुई क्षेत्र विशेष की तो आपस में लड़ाई हो गई तो भले समाप्ति हो गई, लेकिन शेर, बाघ, चीता एक दूसरे का शिकार करके नहीं खाते। वो बात अलग है कि इनके पास के तंत्र में बड़ा शेर छोटे शेर को क्षेत्र पर अधिकार के लिए मार देता है, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन पर्यावरण के पास के तंत्र में आप पढ़ते हैं तो शेर को या शेर बाघ को, चीता को, तेंदुआ को मार के नहीं खाता। और भी छोटे मांसाहारी जैसे कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गई, लकड़बग्गा हो गया, भेड़िया हो गया, हिरन हो गया, ऐसे जंतुओं का शिकार करके शेर, तेंदुआ ये सब खाते हैं, ठीक है, छोटे है ना। तो ये वृक्ष को लंगूर, यानी वृक्ष से वृक्ष की जो खाद्य श्रृंखला चल रही है वन में, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इसके बाद खाद्य जाल पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स में लिखिएगा, पहला है स्थलीय पारितंत्रों में सबसे बड़ा पारितंत्र वन का होता है, यह वन पारितंत्र होता है। स्थलीय पारितंत्रों में सबसे बड़ा पारितंत्र वन का होता है, वन का होता है। इसमें बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वन का क्षेत्र बड़ा होगा और वन के क्षेत्र में छोटे जीव, बड़े जीव, उससे बड़े जीव, उससे बड़े जीव, छोटे जीव ज़्यादा मिलेंगे और बड़े जीव कम और बड़े कम, और
या वन की बात किया जाए तो इसमें वन का सबसे बड़ा होगा घास और वन की तुलना में, लेकिन सबसे बड़ा कहा जाए तो समुद्र का माना जाता है ना। समुद्र का अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। संतुलित का मतलब कि एक निश्चित क्षेत्र में तो जीव जन्मे और एक निश्चित क्षेत्र में उनकी समाप्ति हो, ठीक है, तो वो स्थिर माना जाता है या संतुलित माना जाता है। ये पॉइंट समझ आए ना। ये प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा पारितंत्र किसका है या स्थल में किसका है। अगला देखेंगे रासायनिक तत्वों का जीव मंडल, रासायनिक तत्वों का जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश, रासायनिक तत्वों का जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रवेश पौधों की जड़ों द्वारा होता है, पौधों की जड़ों द्वारा होता है, पौधों की जड़ों द्वारा होता है। पूरा कन्फर्म याद रखना, बिल्कुल रासायनिक चक्र की बात कर रहा है तो जो भी मिट्टी में पोषक तत्व होंगे, खनिज लवण होंगे, पौधों के लवण के द्वारा ही जीवमंडल में आएंगे। कैसे आएंगे? सीधे मिट्टी को जानवर तो खाएगा नहीं, वही वृक्ष वही चला, खाद्य श्रृंखला ही तो चली कि पौधे पोषण जमीन से प्राप्त किए, वहाँ से ऊर्जा मिली, उनको ऊर्जा अगले जानवर को मिली, अगले के अगले, तो ये रासायनिक तत्वों का जो खनिज लवण का है वो ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी उसके खनिज लवण है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पौधे से जानवर में, जानवर से अगले जानवर में, अगले जानवर से अगले जानवर में, इस तरह से बढ़ता चला गया है ना। कन्फर्म यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट लिख सकते हैं, लिखिएगा कार्बन का जैविक भंडार पौधों द्वारा होता है, कार्बन का जैविक भंडारण पौधों द्वारा होता है, कार्बन का जैविक भंडारण पौधों द्वारा होता है, पौधों द्वारा होता है, ठीक है। फिर लिखिएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। कन्फर्म हुआ ना ये पॉइंट। अगला लिख सकते हैं समस्त फास्फोरस का प्रतिशत, समस्त फास्फोरस का प्रतिशत चक्रीय भागों में, समस्त फास्फोरस का प्रतिशत चक्रीय भागों में 10% सम्मिलित होता है, समस्त फास्फोरस का प्रतिशत चक्रीय भागों में 10% सम्मिलित होता है, 10% सम्मिलित होता है, मतलब मिट्टी में जो फास्फोरस की मात्रा रहेगी पौधों से 10% आगे बढ़ेगा। तो ऊर्जा में, खनिज लवण में, पोषक तत्वों में कुछ भी नाम दिया जाए पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, तो सब 10-10%, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फास्फोरस पूछा है तो फास्फोरस भी 10% आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब हेडिंग क्या लिखिएगा? पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल, ठीक है। लिख सकते हैं खाद्य कड़ी में यह स्पष्ट है कि खाद्य कड़ी में यह स्पष्ट है कि ऊर्जा का प्रवाह जीवीय प्राणियों द्वारा, ऊर्जा का प्रवाह जीवीय प्राणियों द्वारा, ऊर्जा का प्रवाह जीवीय प्राणियों द्वारा एक सीधी लंबी कड़ी के रूप में
होता है, फुल स्टॉप। खाद्य जाल एक संपूर्ण, खाद्य जाल एक संपूर्ण सीधी लंबी कड़ी के रूप में होता है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में, संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, इसके बाद अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।